समझती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे लगता है मैं जहाँ हूँ वही मेरा परिवार है। कल से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे छोटे भाई की तरीके से कल इनसे हमारा परिचय हुआ है। मैं देख रही हूँ बराबर इनका व्यवहार, इनका काम, कार्यशैली, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा विजन और इतना कुछ करने का साहस। निरंतर मैं यही कहूंगी कि यही तो हमारा भारत है और यही हमारा असली भारत है और यही मेरे देश के युवा हैं जो हमारे भारत को समृद्ध भारत एक दिन जरूर बनाएंगे। तो मिंटू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज आपका जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मौके पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाइयां देती हूँ। मेरे भाई, आप लाइफ में आगे बढ़े और एज ए यूथ अपने कंधों पर देश की समाज की जिम्मेदारी लाए। इस फ्यूचर ऑफ इंडिया के जितने भी यहाँ पर विनर हैं, हमारे जो युवा बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक्चुअल में आप लोग ही ये प्रूफ करते हैं, समाज सेवा करने वाले लोग भी ये प्रूफ करते हैं कि मानवता जिंदा है। अदरवाइज आज का जो दौर है, जितना फील कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमने डेवलपमेंट की नई नई परिभाषाएं करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिए हैं, अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, जापान, चाइना, हर जगह तो आप देखेंगे हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन को वहां से लिया, बड़ी बिल्डिंग बना ली, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन अपने घरों में कैद होकर के डिप्रेशन के शिकार होने लगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज सेवा, ज्वाइंट फैमिली, रिश्ते नातों से दूर होते गए। और ये आप तब फील करते हैं जब भी कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है, उसके अंदर निश्चित रूप से एक ऐसी भावना उद्वेलित होती है कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं। ये विचार, ये इच्छा, यही तो वो मानवतावाद जिसकी आज जरूरत है। और अगर आप लोगों को कहूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डेवलपमेंट की कृत्रिम डेफिनेशन है उसको एक्चुअल में नेचुरल डेफिनेशन हमें बनाना है। कृत्रिम डेफिनेशन में हम लोगों ने देख लिया कि जब कोविड हुआ कुछ काम नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आई, सब अपने घरों में कैद हो गए। और हमारे मानवतावादी जो लोग थे, जो सड़कों पर निकल करके बहुत सारे हमारे युवाओं ने, अगर सोचिए एक पल के लिए अगर हम भूखे हैं और कोई हमें 2 दिन 3 दिन खाना ना मिले तो इतना दर्द महसूस होता है। और आप लोगों ने उस दर्द को महसूस करके वो काम किया है, तो आप लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी मैं बात करूंगी कि अभी जब सेकेंड कोविड की लहर आई तो सबसे ज्यादा कोविड के वजह से डेथ नहीं हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से। और इस ग्रुप में मैंने देखा कि शायद यहाँ 50% ऐसे हमारे यूथ बैठे हुए हैं जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए काम किया, जिन्होंने पेड़ लगाए। तो वाकई में ये सच है कि बिना ऑक्सीजन के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भले ही ये कदम है कि नेचर ने हमें बहुत ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई है, लेकिन कृत्रिम डेवलपमेंट और पॉपुलेशन जो निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वो जो सामंजस्य था वो खत्म होता जा रहा है, वो समाप्त हो रहा है। तो उसके लिए हमें जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलम करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। तो आप सभी साथियों को, मेरे भारत के हर कोने से आए हुए हमारे यूथ को, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह से, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। आगे मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है महिला सुरक्षा पे बात करना, क्योंकि हमें जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो हमारा जो वर्क था उसी के लिए किया गया। तो उसकी बात किए बिना शायद मुझे लगता है कि मेरा कोई भी स्पीच अधूरा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़वाऊं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात चाहती हूँ कि मेरे भारत की एक भी बेटी किसी के हरासमेंट की वजह से,
किसी के मिसबिहेवियर के वजह से, किसी के चीप कमेंट्स के वजह से, किसी के द्वारा की गई क्रूअलिटी के वजह से, किसी के द्वारा की गई डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से रोए नहीं, प्रताड़ित नहीं। जिस दिन हमारे देश के अंदर ये चीजें हो जाएंगी, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, ये भारत में जो अभी एक गैप बना हुआ है सोसाइटी के अंदर मेल फीमेल का बहुत सारी चीजों में, वो खत्म होगा और ये देश बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेगा। अगर हम निर्भया केस की बात करें, जब मैंने उस केस की चार्जशीट को पढ़ा, उस निर्भया की उस बहन की चार्जशीट, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से क्राइम अपराधियों ने किए हैं, हर चीज को उसमें लिखा जाता है। उतनी बार मैं रोई हुई और अंदर से एक ही डर महसूस हुआ कि आखिर क्यों। निर्भया की जगह सीमा हो सकती थी, निर्भया की जगह इसमें से बैठी कोई बेटी, किसी के भी घर की बेटी हो सकती थी। आखिर उस बेटी के साथ ये क्राइम हुआ, तो मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन पूरे भारतवासियों को ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हमारे बीच में पनप कैसे है, समाज के वो भी बात। इसका मतलब है क्या हमने जो सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर बनाया, उसके फाउंडेशन में हमने कहीं कमी छोड़ी थी? क्या हमने जो सांस्कृतिक अपनी चीजें गढ़ी हैं, उन चीजों में हमने नाम मात्र के लिए महिला को, स्त्री को पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कह दिया, लेकिन उसको तो हम इंसान भी नहीं समझ रहे। अगर वो सच है तो फिर ये क्राइम जिनके साथ हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, ये कुरीति कहाँ से आती है? और अगर ये आ गई तो इसको खत्म कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इन सारी चीजों का हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने वेद नहीं गढ़े, हमने पुराण नहीं गढ़े, हमने साहित्य नहीं लिखा, हमने इतिहास नहीं लिखा। इतिहास लेखन में एक, जब मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, रोमला थापर जी का नाम एकमात्र हिस्टोरियन है। उसके बाद अब धीरे धीरे और भी महिलाएं आई। हमने स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बनाया सिवाय सृष्टि की रचनाकार के अलावा, जन्म देने के अलावा एक स्त्री ने कुछ नहीं दिया। लेकिन उसका योगदान इतना ज्यादा है कि अगर एक परिवार के अंदर एक स्त्री ना हो तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर उस स्त्री को 2 दर्जे का बना क्यों दिया गया? रोड पर ड्रिंक करके बलात्कार किए जाते हैं। मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते। कभी आप कल्पना करिए कि आपके घर में एक बच्ची जो पैदा हुई है, हमारा जो फैमिली का फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक बार आप सोचिए। हम जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बच्ची और एक बेटा, आपका बेटा बेटी है। बेटी के लिए हम डॉगी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और बेटे के लिए हम बिजनेस या फिर उसकी अच्छी स्कूलिंग, इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। एक्चुअल में सरकार, समाज, ये लोग नहीं, हम खुद अपने घर में बेटियों के साथ भेदभाव शुरू कर देते हैं। 2005 में संपत्ति का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि पिता की संपत्ति में बेटी भी इक्वल हिस्सेदार है। लेकिन आज जब वो बेटी अपना हिस्सा मांगती है तो भाई उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। जिम्मेदार कौन? आज अगर बेटी अपना वो हिस्सा मांगती है तो फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें हमने दहेज के रूप में कुछ पैसे दे दिए। एक तो वो दहेज के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है, आप सोचिए, जो रुपए दिए जा रहे, उसके वजह से भी ससुराल में उस बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो पैसा उसको नहीं दे रहे, एक कुरीति को आप और निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और वो बेटी किसी दिन फांसी के फंदे पर झुकती है या किसी दिन गैस सिलेंडर फटता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब सोचिए, कभी गैस सिलेंडर से किसी के इन-लॉज और बेटे की डेथ नहीं हुई, किसी के दूसरे के घर की बेटी की बहू की ही डेथ हुई। तो हम कुरीतियों को पनपा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में इस देश को समृद्ध भारत बनाना है तो इस देश की 49% महिलाओं की आबादी है। आपको उनकी जड़ें मजबूत करनी होगी, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना होगा, उनको इक्वल एजुकेशन देनी होगी, उनको एक्सपोजर देना होगा। एक बेटे को हम घर से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो साइकिलिंग कर रहा है, वो पॉलिटिकल रैलियों में जा रहा है, नुक्कड़ पे खड़े होकर के ओपिनियन बना रहा है। आपने कभी कल्पना की उस दिन आपकी बहन, आपकी बेटी, वो घरों के अंदर कैद क्यों है? वो क्यों नहीं है डिबेट डिस्कशन कर रही है? वो क्यों नहीं फील्ड में जाकर के स्पोर्ट्स खेल रही है? वो क्यों नहीं क्रिकेट खेल रही है?
क्या वो शारीरिक रूप से अक्षम है या वो मानसिक रूप से अक्षम है? नहीं, हमने उसके साथ भेदभाव करके ऐसा बनाया है। और जिन बेटियों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, अगर वो वाकई में अक्षम होती तो ओलंपिक में इक्वल लेवल पे मेडल लेके नहीं आती। इसके अलावा भी हजारों एग्जाम्पल है। माता सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका बनी जिनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, क्योंकि कहा जाता था स्त्रियों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। वो स्त्री जो देश की पहली शिक्षिका बनी, उन्होंने स्कूल स्थापित किए। इसका मतलब है मानसिक, भावनात्मक, हर तरीके से वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हम अपनी बेटियों को मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो जाएं। तो जो सशक्तिकरण के नॉर्म्स हैं, जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं, अगर आप वो चीजें किसी को प्रोवाइड करवा देंगे तो वो व्यक्ति अपने आप सशक्त हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जिम्मेदारी आज की डेट में जितनी बेटियों की है वो अपने आप को एम्पावर्ड कर, उतनी ही जिम्मेदारी आपके जैसे युवाओं की। क्योंकि आप एक बार कल्पना करिए, जो आगे भविष्य में आपकी शादी होगी, आपकी पार्टनर अगर इंटेलिजेंट है और वो कुछ प्रूव कर रही है, तो आप अपने उस घर की कल्पना करिए और उस बच्चे की कल्पना करिए जो आपके भविष्य में आने वाला है। वो परिवार समृद्ध होगा, उस परिवार, समाज और देश समृद्ध होगा। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है कि आप भी किसी के घर की भी बेटी हो, हमारे घर की, उस सबको स्पेस दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। रेप जैसी ये बहुत बड़ी बुराई नहीं है, इसको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके इम्प्लीमेंटेशन कानूनों का बना करके, क्योंकि 2013 के बाद लोग हमसे सवाल करते हैं कि जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ तो मैम इतने सारे कानून बन गए लेकिन बदलाव क्यों नहीं हुए? तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपने कोई भी ग्रंथ लिख लिया, कुछ भी लिख करके घर में रख लिया, उसको पढ़ा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आपने प्रयास ही नहीं किया। आपने इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए, लेकिन आपकी जो मैकेनिज्म है, जो आपका सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम निष्क्रिय है, संवेदनशील नहीं है। आपके पास पुलिस बल पूरा नहीं है, पुलिस आपकी टेक्निकल नहीं है, टाइम बाउंड चार्जशीट फाइल नहीं होती है, टाइम बाउंड आपके पास कोर्ट केस नहीं होते हैं। फिर कहते हैं लोग कि क्रिमिनल को जो कन्विक्शन रेट आपका 30% है। अगर 100 अपराधी क्राइम कर रहे हैं तो 30% को सजा हो रही। कल्पना की वो 70 लोग कहाँ हैं? वो 70 लोग खुले घूम रहे हैं और समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इस सब पर काम कौन करेगा? पुलिस की ड्यूटी है। एज ए सामाजिक पर्सन, एज ए नागरिक, हमारी जिम्मेदारी है कि इस रीति को खत्म करें। पुलिस की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल विल पावर ऐसी होनी चाहिए। लेकिन सब लोग ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये कमियां हैं, खत्म होनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इसकी? तो अगर एज ए सिटीजन हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और जो व्यक्ति जहां पर है, कुछ एक्स्ट्रा किसी को करने की जरूरत नहीं, जो व्यक्ति जिस पद पर है, जिस ओहदे पर है, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से मेहनत करके निभा दे, इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है। और मैं ऐसा ही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे IAS, IPS, CCS ऑफिसर्स बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, ये सब लोग आप ही लोग बदलाव लाएंगे। और एक चीज मैं कहूंगी, ट्रेंड में फंस के कभी मत रहना कि ये पैटर्न चला रहा, हम इसी पे काम करेंगे। दादा ने ये कहा था तो वो सच है। तर्क करना जरूरी है, तर्क से आप तलाश करते हो, तलाश से आप सही निर्णय पे पहुंचोगे। और अगर आपने तर्क किया और सही निर्णय पे पहुंचे तो एक दिन आप उदाहरण पेश करोगे। मैं भी वकालत के फील्ड में आई, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि मेरे से पहले वकील नहीं, बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन दिन रात मैंने अभी कभी बताऊंगी आप लोगों को, अब कभी और मौका मिलेगा कि पैसे सिर्फ घर से नहीं लगाए, उधार लेकर के केस लड़ा, क्योंकि उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए देश के 49% आबादी की आवाज भी बन गई। तो इस तरीके से वो ट्रेंड लोग कहते हैं कि वकील तो घर बिकवा देते, जमीन मिलकर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी बहन हो सकती थी, तो सीमा उस बहन के लिए जो भी एफर्ट लगाती है निर्भया के लिए भी लगाई। तो आप लोग हम अपने रास्ते अपने तरीके से बनाएंगे, अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे।
और यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम धरने पर चली आई चीजों से ही आगे बढ़ते रहे तो इस देश में क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, इन्वेंशन खत्म हो जाएगा। आप लोगों को इन्वेंशन करना, आपको आगे बढ़ना है, क्रिएटिव बनना है। और इस भारत को आखिर जुकरबर्ग लंदन में ही क्यों पैदा होना है? क्योंकि क्रिएटिविटी हमारे परिवार में बच्चों को संस्कार के नाम पे, संस्कार अच्छा है, पिताजी की बात मान लो, लेकिन अगर पिताजी लॉजिकल नहीं है तो उनको प्यार से समझाओ। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। आपके घरों में अगर बेटी है, बहन है, बच्चियां हैं, अगर वो सवाल कर रही है, उनको तर्क करना सिखाइए, उनको लड़ना भिड़ना सिखाइए। आपके घर की बेटी को कोई बाहर नहीं छेड़ पाएगा। लेकिन जिस बेटी को आप घर में चुप करा देंगे, धीमे बोलना है, कम बोलना है, पतला दिखना है, वो बेटी कैसे फाइट करेगी? आपने उसको घर में कमजोर बना दिया। फिर चाहते आपकी बेटी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करे किसी वकील के सामने, जिसको एक्सपोजर मिला हुआ है, जो हर चीज जिसको फैसिलिटी मिली हुई है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो है अंतकाल का, जो आपकी एजुकेशन 10th 12th PhD जरूरी नहीं है। डेवलपमेंट के लिए तर्क, तलाश, एक्सपोजर सब कुछ जरूरी है। वो आप अपने आप के दीजिए। मैं चाहूंगी कि मेरा भारत वाकई में समृद्ध भारत बनेगा और अमेरिका लंदन से भी बहुत आगे जाएगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं कहूंगी, यहाँ पर अमन कुमार सिंह सर बैठे हुए हैं। कल मैं सबसे पहले दैनिक भास्कर के ही ऑफिस में गई। इनका जो मैं जज्बा देख रही हूँ, छोटी सी धरती पर इतना यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये करीब इनके ऊपर 5-6 FIR हो गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। जीवन एक मिला रचना से लेकर कोई नहीं जानता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की डेथ हुई। किसी को नहीं पता इस मिट्टी में सब दफन हो गए। हम लोग उंगलियों पर सिर्फ उनको गिन रहे हैं जिन्होंने इस देश, इस मानवता, इस समाज के लिए कुछ किया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई एक व्यक्ति भी मुझे याद रखे मेरे अच्छे कामों के लिए, तो अपना पूरा जीवन इस देश को, इस समाज को, इस वर्ल्ड को समर्पित कर दीजिए। आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। और बेस्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया को बहुत बहुत हमारा शुक्रिया। मैम आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सीन सभी हमारे बड़े लोगों का, सभी लोगों का थैंक यू सो मच।